रमजाड़ा में आज सबसे पहले बात इजरायल और हमास के बीच छिड़ी इस जंग की, जहां इजरायल ने अब ठान लिया है कि कुछ भी हो हमास को खत्म करना है, उसको पूरी तरह से ध्वस्त कर नेस्त नाबूद करने की ठान ली है इजरायल में। गाजा में इजरायल की बमबारी लगातार फिलहाल जारी है। रात में भी इजरायल की एयरफोर्स ने जबरदस्त बमबारी की जो सुबह तक जारी रही। वहां पर मौजूद मीडिया के कैमरों में लगातार ऐसी लाइव तस्वीरें कैद हो रही हैं जिसमें आसमान से हमला होता है और पूरी की पूरी बिल्डिंग जमींदोज हो जाती है। इजरायल ने सोमवार को ही गाजा की पूरी घेरेबंदी कर दी थी और गाजा के आसपास के इलाकों को खाली करा दिया था और टैंक, हेलीकॉप्टर्स और तोपखानों को तैनात कर दिया जो लगातार गाजा में हमलों को अंजाम दे रहे हैं। वहीं गाजा में बिजली की सप्लाई बंद हो चुकी है। खबर यह है कि इलाके में एकमात्र बिजली घर में ईंधन खत्म होने से बिजली की सप्लाई अब पूरी तरह से बंद हो चुकी है और गाजा शहर और दूसरी जगहों को बड़े हिस्से में फिलिस्तीनी गहरे अंधेरे में डूब चुके हैं। कुछ निजी जनरेटरों की वजह से कुछ लाइटें दिख रही थीं और जब इजरायल की ओर से हमलों को अंजाम दिया गया तब गाजा का आसमान रोशनी से नहा जाता। फिलिस्तीन के स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक गाजा में मरने वालों की संख्या गुरुवार सुबह बढ़कर 1200 हो गई है, जिसमें 51 लोग ऐसे हैं जो सुबह होने से पहले इजरायली हमले में मारे गए। दरअसल न्यूज एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक इजरायल पर हमास ने यह भीषण हमला 2 साल पहले अल-अक्सा मस्जिद पर हुए हमले का बदला लेने के लिए किया था। रॉयटर्स के मुताबिक हमास के कमांडर मोहम्मद दाइफ ने 2021 से पहले से ही इस हमले की साजिश रचनी शुरू कर दी थी और करीब 2 साल बाद पूरी प्लानिंग के तहत एक साथ जमीन, आसमान और पानी के रास्ते इजरायल पर हमलों को अंजाम दिया गया, जिससे पूरा इजरायल दहल गया। रॉयटर्स के मुताबिक हमास के कमांडर मोहम्मद दाइफ ने इन हमलों के दौरान एक ऑडियो टेप भी जारी किया था जिसमें उसने इस बात का जिक्र किया था कि इजरायल पर हमास का हमला मुसलमानों के पवित्र स्थल अल-अक्सा मस्जिद पर 2021 में हुए हमले का बदला है। वहीं न्यूज 18 इंडिया के ओपी तिवारी की खबर है कि इजरायल पर हुए हमलों के इस मास्टरमाइंड की तलाश इजरायली मिलिट्री को है और सूत्रों के मुताबिक पिछले 24 घंटों में मोहम्मद दाइफ के पैतृक घर पर हमला किया गया है जिसमें उसका भाई और दूसरे रिश्तेदार मारे गए हैं। लेकिन इजरायल की खुफिया एजेंसी अभी भी मोहम्मद दाइफ की तलाश कर रही है और दावा किया जा रहा है कि ये हमास का वो कमांडर है जिसे लंबे समय से इजरायल पकड़ नहीं पाया है। मोहम्मद दाइफ की ऐसी 2 ही तस्वीरें हैं। एक तस्वीर जो अभी आपके स्क्रीन पर है जब वो करीब 20-21 साल का था। उसके बाद जब ये ऑडियो रिलीज किया गया तब उसकी परछाई रिलीज की गई थी। उसके अलावा इसकी कोई ताज़ा तस्वीरें नहीं है और कोई भी इसकी शिनाख्त नहीं कर सकता। लेकिन मोहम्मद दाइफ को हमास के 2 टॉप लीडर्स में माना जाता है। कहा जा रहा है कि इस अटैक को, इस दहशतगर्दी को, इस हमले को अंजाम देने के लिए हमास की प्लानिंग में मोहम्मद दाइफ के साथ एक और शख्स था और ये 2 ही थे जिनको पता था कि क्या होने वाला है। कुछ ऐसे देश हैं जो हमास के हितैषी हैं, उनको भी इसकी खबर नहीं थी। ओपी तिवारी हमारे साथ है। ओपी तिवारी, बताया जा रहा है कि गाजा में जो पट्टी है, गाजा पट्टी के अंदर जो इमारतें हैं इनके नीचे बहुत सारी सुरंगें, टनल्स बनी है और दाइफ के इन्हीं किसी सुरंग में छुपे होने की खबर है। बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि मोहम्मद दाइफ नाम का ये जो कमांडर है ये अंडरग्राउंड सुरंगों और बंकरों में बैठकर पूरे ऑपरेशन को अंजाम दे रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि शख्स को इससे पहले इजरायली सुरक्षा बलों ने साल 1996 में गिरफ्तार भी किया था जब ये मात्र 20 साल का था। लेकिन उसके बाद जब ये वहां से छूटा तो इतना खूंखार हो चुका था कि ये इसकी खूंखारता को देखते हुए इसे हमास की मिलिट्री विंग का कमांडर साल 2002 में बना दिया गया था। पिछले 10 सालों से लगातार गायब था और उसके बाद ये बताया जाता है कि लगातार इजराइल पर हमले की साजिश रचा था और इस साजिश के तहत ही ये 5 अक्टूबर को एक संदेश के जरिए सामने आया था जिसमें उसने कहा था कि अल-अक्सा पर हुए जो हमले हो रहे हैं उसको बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, जिसको देखते फिलिस्तीन को तो लग गया था कि कोई बड़ी घटना होने वाली है। लेकिन इजराइल को संभवतः उसकी शुरुआत नहीं लगी और देखिए कुछ ना कुछ घटना होने वाली थी। ओपी तिवारी, ये तो संज्ञान में था, लेकिन इसने उसे अल-अक्सा फ्लड कहा था और इसके जो हितैषी देश हैं कतर, ईरान, इनको भी भनक नहीं थी कि 5000 रॉकेट छोड़े जाएंगे और इस तरह की दहशतगर्दी। अब वहीं ये ताजा तस्वीरें आ रही हैं जहां अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन अब इजरायल पहुंच चुके हैं। इजरायल में जैसे ही टचडाउन किया है वहां
अमेरिका ने पूरी तरह से इजरायल को समर्थन दिया है। ये कहा है कि दहशतगर्दी के खिलाफ इस जंग में हम तुम्हारे साथ हैं। भले ही अमेरिका ने और अन्य देशों जैसे भारत ने कहा है कि दहशतगर्दी हमास अलग है और फिलिस्तीन इजरायल का जो ये 2 स्टेट का डिमांड है, 2 राज्यों की जो डिमांड है, ये अलग बात है। हमास को दहशतगर्द देश, अमेरिका दहशतगर्द यूनिट और एक टेररिस्ट आतंकवादी यूनिट, ऐसे ग्रुप संगठन, ये अमेरिका ऑलरेडी अनाउंस कर चुका है, उसको पूरी तरह से करार दे चुका है कि ये दहशतगर्द ग्रुप है, ये टेररिस्ट ग्रुप है और इजरायल के साथ इस वक्त खड़ा है। खबर यह है कि जो बाइडेन और बेंजामिन नेतन्याहू जो इस वक्त इजरायल के प्रधानमंत्री हैं, इन दोनों की आपस में नहीं बनती, लेकिन एक बात पर ये दोनों एकजुट हैं कि दहशतगर्दी को इस तरह से हावी होने नहीं दिया जा सकता और दहशतगर्दी को जड़ से उखाड़ने का समय आ चुका है। सबसे चौंकाने वाली बात यही है कि किसी को भी इसकी भनक नहीं थी। इजरायल को तो भनक नहीं थी, हमास के साथी संगी देशों को इसकी भनक नहीं थी, पर दुनिया की टॉप इंटेलिजेंस एजेंसीज को भी इसकी भनक नहीं थी कि इजरायल पर इस तरह से कहर बरपने वाला है, इस तरह से दहशतगर्द हमास इस तरह से अटैक करेगा, 5000 रॉकेट छोड़ेगा और हमास के सैनिक और हमास के दहशतगर्द इजरायली इलाकों में घुसकर वहां पर सिविलियंस पर अटैक करेंगे, महिलाओं पर, बच्चों पर जिस तरह से नरसंहार के आरोप लग रहे हैं उसको अंजाम देंगे। जिस तरह की तस्वीरें लियोर के किबुत्ज कम्युनिटी के साथ सामने आई हैं, इसको अंजाम देंगे। फिलहाल टोनी ब्लिंकन वहां पहुंचे हैं, पर क्या इस स्थिति को नॉर्मलाइज, शांति की बात कहीं पर भी कोई करने को तैयार है या फिर आगे इसको और अंजाम दिया जाएगा, ये देखने वाली बात होगी। बट जैसे कि रिपोर्ट्स आ रही हैं कि हमास के कमांडर मोहम्मद दैफ ने इजरायल पर हमले की यह साजिश अल अक्सा मस्जिद पर हमला करने का बदला लेने के लिए की, तो जान लेते हैं कि आखिर फिलिस्तीन और इजरायल के बीच में क्या विवाद है और ये अल अक्सा विवाद, इस पर क्या विवाद है अल अक्सा मस्जिद पर। दोनों ही देशों के लिए विवाद का प्रमुख कारण अल अक्सा मस्जिद का वो इलाका है। ये 35 एकड़ में फैला हुआ इलाका है, लेकिन ये 35 एकड़ सिर्फ जमीन का टुकड़ा नहीं, दुनिया का सबसे ज्यादा विवादित जमीन का टुकड़ा है। इस्लाम और यहूदी दोनों ही धर्मों में बेहद पवित्र जगह माना जाता है। मुसलमान और यहूदी दोनों ही इस पर अपना अपना दावा करते आए हैं। अल अक्सा मस्जिद इस्लाम में मक्का और मदीना के बाद तीसरी सबसे पवित्र जगह मानी जाती है, जिसे मुस्लिम हरम अल शरीफ के नाम से जानते हैं। वहीं यहूदी इसे टेंपल माउंट के नाम से बुलाते हैं। अल अक्सा की तस्वीरों को जब आप देखेंगे तो एक गोल्डन रंग का गुंबद दिखेगा। कई लोग इसे ही अल अक्सा मस्जिद मान लेते हैं, लेकिन असल में ये डोम ऑफ रॉक है। इसी के ठीक पीछे अगर आप देखें तो एक मस्जिद दिखेगी। यह मस्जिद 8वीं सदी में बनाई गई थी। मुसलमानों की मान्यता है कि पैगंबर मोहम्मद यहीं से जन्नत में गए थे। तो यहूदियों का मानना है कि धरती का पहला इंसान आदम है और जिन्हें बनाने के लिए ईश्वर ने यहां से मिट्टी उठाई थी। अब इसी परिसर में आपको दीवार का सिर्फ एक बाहरी हिस्सा दिखाई देगा, जिसे पश्चिमी दीवार या वेस्टर्न वॉल कहते हैं, क्योंकि पहले के वक्त में पवित्र से भी पवित्र जगह में आम यहूदियों को जाने की इजाजत नहीं हुआ करती थी। इसी कारण से आज भी यहूदी अंदर नहीं जाते हैं। तो वहीं ईसाई मानते हैं कि जेरूसलम में ही ईसा मसीह ने अपना उपदेश दिया और यहीं उन्हें सूली पर चढ़ाया गया और इसी शहर में वह वापस जीवित हो गए, इसलिए ये उनके लिए भी पवित्र जगह है। तो इब्राहिमिक रिलीजन जिन्हें कहा जाता है, यानी इब्राहिम की वजह से और उससे निकले हुए जो भी फेथ हैं, जो भी रिलीजन्स हैं, उसमें यहूदी, इस्लाम और क्रिश्चियनिटी, ये तीनों धर्म इस अल अक्सा क्षेत्र को अपने अपने तौर से पवित्र मानते हैं। यहां तक कि 3 अलग अलग इलाके हैं जहां पर लोग जाकर अपने अपने धर्म के अनुसार वहां पर जाकर अपनी श्रद्धा प्रस्तुत करते हैं, भेंट करते हैं। जेरूसलम से इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं, उनके पास जाने की कोशिश करेंगे, उनसे लाइव जुड़ने की कोशिश करेंगे। नीरज इस वक्त हमारे साथ है। नीरज, आपने बहुत बढ़िया कवरेज की है फिलहाल, लेकिन आपने ग्राउंड में जो सिचुएशन देखा, ये कितनी जगह व्यापक रूप से फैला है और क्या आपने दहशतगर्दी के वो नज़ारे देखे जिसको कि इजरायल क्लेम कर रहा है कि हमास के दहशतगर्दों ने अंजाम दिया? देखिए, अगर बात करें आनंद, अगर आप बात करें दक्षिण का इलाका जो हमास से सटा हुआ एरिया, तमाम जो शहर है वहाँ स्थिति बहुत खराब है। गाजा पट्टी पूरी तरह से तबाह है, लेकिन जो युद्ध का एरिया है वो गाजा पट्टी और
दक्षिण का इजराइल है उसके बीच का है। और वो एरिया, कल हम जेरौत गए थे, बेरी नहीं जा सके क्योंकि अगर आपको बेरी जाना है तो प्रेस कार्ड लेना होगा, और प्रेस कार्ड लेने के लिए इस वक्त हम लोग जेरूसलम पहुंचे हैं, जो कि इजराइल की राजधानी। अब से थोड़ी देर पहले आप जिक्र कर रहे थे कि जेरूसलम का महत्व है। बता दें जो न्यूज़ 18 इंडिया के दर्शकों को, जो न्यूज़ 18 इंडिया को इस वक्त देख रहे हैं, अगर आप यहूदी हैं और जेरूसलम के उस हिस्से में पहुंच जाते जहां फिलिस्तीन का कब्जा है, तो आपका लौटना मुश्किल होगा। ये ऐसी स्थिति वाला शहर है जेरूसलम। 3 धर्मों के लिए पवित्र जरूर है, लेकिन छोटे से जमीन के हिस्से के लिए कितनी बड़ी लड़ाई है कि पूरा का पूरा इजराइल हर तरफ से दुश्मन देश से घिरा हुआ है। आप बात कर रहे थे कि कौन कौन सा इलाका, देखिए तेल अवीव में कभी कभी सायरन की आवाज आती है। जेरूसलम थोड़ा सुरक्षित है क्योंकि वेस्ट बैंक की तरफ से अब तक फिलिस्तीन ने लड़ाई की घोषणा नहीं की है, लेकिन पैलेस्तीन में वेस्ट बैंक में भी 19-20 से ज़्यादा लोग मारे गए हैं। अगर नॉर्थ बॉर्डर की तरफ जाए, लेबनान बॉर्डर की तरफ जाए, तो वहाँ जरूर जाए हिजबुल्लाह के आतंकवादियों पे हमला किया गया है। जेरूसलम की तस्वीर एक बार आनंद आपको दिखा दे, जितना आपने बताया न्यूज़ 18 इंडिया पे। जेरूसलम पहुँच गए हैं हम लोग, और ये जेरूसलम शहर है, जुड़ा पहाड़ जो कि किंगडम के तौर पे था, उस पहाड़ पे पूरा का पूरा शहर बसा। अभी हम सेंटर में नहीं पहुंच पाए हैं, अभी बाहरी हिस्से में हैं, लेकिन जेरूसलम में सारे फैसले लिए जा रहे हैं। वॉर कैबिनेट बन गया है इजराइल का, क्योंकि लगातार नेतन्याहू सरकार पे ये दबाव बन रहा है कि आप गाजा स्ट्रिप से नागरिकों को निकलने का रास्ता दीजिए। इसीलिए विपक्ष के नेता के साथ मौजूदा सरकार के साथ एक वॉर कैबिनेट बना है, और लगातार अमेरिका, जिस तरह से बाइडन से नेतन्याहू लगातार बात कर रहे हैं, टोनी ब्लिंकन पहुंचे हैं, तो ब्लिंकन का क्या जेरूसलम में ही रहेंगे? और एक और बात है नीरज कि जेरूसलम हाल ही में इजराइल की राजधानी घोषित हुआ था, इसको लेकर भी कई सारी अटकलें लगी थी और कई जगह नाराजगी जताई गई थी, और खासकर हमास की तरफ से नाराजगी जताई गई थी कि यह घोषित नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि तेल अवीव अब तक राजधानी थी और अब जेरूसलम राजधानी हो गई। जेरूसलम और इसके इर्द गिर्द अल-अक्सा को लेकर की क्योंकि मोहम्मद दैफ ने भी इस हमास के इस अटैक को पूरी तरह से अल-अक्सा फ्लड कहा था कि 2021 में जो हुआ उसका बदला कहा था। जेरूसलम में फिलहाल परिस्थिति क्या है? क्या इस तरफ कोई भी युद्ध करने की या युद्ध का रुख जेरूसलम की तरफ मोड़ने का कोई भी हिम्मत करेगा, चाहे जितने भी दुश्मन देश हों, चाहे जिसका भी जो पोजीशन हो? देखिए, जेरूसलम की तरफ अभी आप जेरूसलम की आसमानों में इस तरह का रुख दिखता नहीं है। हालांकि इजराइल ने वेस्ट बैंक पे जरूर कुछ हमले किए जिसमें 20 से ज़्यादा लोगों की मौत हुई है। जेरूसलम में कई बार प्रोटेस्ट भी होता है क्योंकि बाउंड्री ऐसी है तीनों धर्मों की, और 2 धर्मों के बीच में के लोगों में बहुत लड़ाई है। आपने जिक्र किया कि देखिए 180 से 90 किलोमीटर का लंबा बॉर्डर है पूरे इजराइल का। अगर आप गाजा पट्टी से इधर आए, गाजा पट्टी के आगे भी इजराइल का बॉर्डर होता है। गाजा पट्टी से अगर आप लेबनान की तरफ बढ़ते हैं, आनंद आपको तो पूरी जानकारी है, उधर अगर आप बढ़ते हैं तो 42 किलोमीटर का गाजा पट्टी का जो हिस्सा है, 42 किलोमीटर का जो इजराइल से लगता है, वो बिल्कुल असुरक्षित है। वहाँ आर्मी तैनात है। 20 लोकेशन से पहुंचे थे इजराइल के, माफ कीजिएगा, हमास के लड़ाके उस दिन, और तबाही मचाई थी। मंजर की तस्वीरें आपने हमारे साथ देखी होंगी। उसके बाद उससे सटे जो बड़े शहर हैं, एस्केलोन, एस्डोड, तेल अवीव, कल हम रामले में थे, रामले जो कि मध्य इजराइल में आता है, रामले में भी लड़ाकू विमान दिखे थे इजराइल के चौकसी करते हुए। और फिर तेल अवीव से, तेल अवीव इजराइल के कोस्टल में आप कह सकते हैं कि मध्य में पड़ता है, वहाँ का आज वो इकोनॉमिकल कैपिटल है। जेरूसलम को राजधानी की घोषणा जरूर इजराइल ने की है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय रिकॉग्निशन का अभी भी इंतजार है। जब आप तेल अवीव से आगे बढ़ेंगे लेबनान की तरफ, तो लेबनान बॉर्डर पे कुछ आपको मिलेगी स्थिति खराब, लेकिन अभी जो मेन सेंटर ऑफ वॉर है कह सकते हैं वो सदर्न पार्ट ऑफ इजराइल है। सदर्न दक्षिण इजराइल का दक्षिणी हिस्सा, और वो भी गाजा पट्टी से लग के, लेकिन इजराइल का अंग है, क्योंकि हमास ने अब इजराइल के अंदर घुसकर इजरायली सरजमीन पर जाकर के इस तरह से अटैक किया है। नीरज हमारे साथ जुड़ते रहेंगे, वापस उनके पास जाएंगे थोड़ी देर में, लेकिन अब आपको बताते हैं कि इजराइल पर धावा बोलने वाले और इतने बड़े ऑपरेशन को इजराइल के खिलाफ अंजाम देने वाले मास्टरमाइंड के बारे में थोड़ा बता दें, जिसका नाम मोहम्मद दैफ है। हमास के जिस कमांडर ने इजराइल को दहलाने वाले हमले की साजिश रची, उसका चेहरा कई साल से किसी ने देखा तक नहीं। न्यूज़ एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद के पास भी उसकी 1 या 2 पुरानी फोटोज मौजूद हैं, जो हमने आपको भी अभी दिखाई हैं, जब वो करीब 20-21 साल का था।
जिसका मतलब ये भी है कि सबकी नजरों से छिपकर उसने ऐसी साजिश रची कि इजराइल समेत दुनिया के कई देश दहल गए। रॉयटर्स के मुताबिक इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद ने 58 साल के बाद मोहम्मद दैफ को मारने की 7 बार कोशिश की है, लेकिन हर बार नाकामी हाथ निकली है। वो बच निकला है क्योंकि हमास के ये खुकार कमांडर गाजा में बनी गुप्त सुरंगों में छुपा रहता है और उन्हीं सुरंगों के जरिए वो हर बार बच निकलता है। मोहम्मद दैफ का जन्म 1965 में गाजा के एक रेफ्यूजी कैंप में हुआ था। इस्लामिक यूनिवर्सिटी ऑफ गाजा से उसने पढ़ाई की। इसी दौरान वो हमास के करीब आ गया था। बाद में उसे हमास की मिलिट्री विंग का चीफ बना दिया गया और पिछले 21 सालों से वो इजराइल की नाक में दम किए हुए है। हालांकि इजराइल के खुफिया विभाग के एक पूर्व अधिकारी के मुताबिक एक हमले में उसने अपने हाथ और पैर गंवा दिए थे और उसकी सिर्फ एक ही आंख बची है, लेकिन इसकी कोई अभी तक पुष्टि नहीं हुई है। रॉयटर्स के मुताबिक हमले की साजिश में 2 दिमाग शामिल थे। एक गाजा में हमास के कमांडर यहुआ सिनवर का दिमाग और दूसरा दिमाग था हमास के अल कसम ब्रिगेड्स के कमांडर मोहम्मद दैफ का। लेकिन ये नहीं बता सकते कि इस हमले का असली आर्किटेक्ट कौन है। कहा यह भी जा रहा है कि ऑपरेशन अल अक्सा फ्लड की प्लानिंग इतनी सीक्रेट थी कि हमास के कुछ ही लोगों को इसकी जानकारी थी और ईरान के कुछ लोगों को, जिन्होंने इस ऑपरेशन के लिए फंड किया, उनको इसकी जानकारी थी कि कुछ बड़ा होने वाला है, पर उनको भी ये नहीं पता था कि किस स्केल में, कब, कहां और कैसे इसे अंजाम दिया जाएगा। अब वहीं